समृद्धि एवं विकास, आर्थिक व्यवस्था, मूल समस्याएं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन पर्यावरण ह्रास का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, कौशल विकास। कौशल विकास का पर्यावरण ह्रास से कोई संबंध नहीं है, जबकि गरीबी, औद्योगिकरण एवं विलासितापूर्ण जीवन शैली पर्यावरण ह्रास के कारण है। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण गुणवत्ता और आर्थिक विकास के बीच संबंध को निम्न संदर्भ में समझाया गया है। ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण कोऑर्डिनेट्स परिकल्पना। कोऑर्डिनेट्स वक्र उल्टे यू आकार का होता है, जो आर्थिक वृद्धि और आय वितरण में विपरीत संबंध को दर्शाता है। प्रारंभ में इसका प्रयोग आय की असमानता को मापने के लिए किया गया। बाद में इसका प्रयोग पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार का बृहत आर्थिक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, कच्चे तेल की कीमतों में कमी। आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के क्रम में सरकार के मुख्यतः 4 आर्थिक उद्देश्य होते हैं, यथा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, निम्न एवं स्थिर मुद्रास्फीति, सतत आर्थिक समृद्धि एवं भुगतान संतुलन में साम्यता को बनाए रखना। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त विकल्पों में कच्चे तेल की कीमतों में कमी सरकार के बृहत आर्थिक उद्देश्य का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक सामान है? ऑप्शन नंबर सी, समुद्र का पानी। वे सभी सुविधाएं जो उनकी मांग के मुकाबले कम मात्रा में उपलब्ध हैं आर्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। अतः सोना, दूध और पेट्रोल आर्थिक सामान है, जबकि समुद्र का पानी गैर आर्थिक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक अभिसंरचना का एक संगठक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, गृह निर्माण। आर्थिक एवं सामाजिक अभिसंरचना के प्रमुख संगठक निम्न है। ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक अवसंरचना में ऊर्जा, विद्युत, परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त एवं विभाग, बीमा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। बी, सामाजिक उपरिव्यय या सामाजिक अभिसंरचना, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षण एवं आवास। अतः स्पष्ट है कि गृह निर्माण आर्थिक अभिसंरचना का संगठक नहीं, अपितु सामाजिक अभिसंरचना का संगठक है। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था की अधिसंरचना में सम्मिलित है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा, यातायात और बैंक। क्वेश्चन नंबर 7, सुदीर्घकालिक गतिहीनता का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर डी, क्रमिक अवधि में समृद्धि की सीमा दर में कमी। सुदीर्घकालिक गतिहीनता से तात्पर्य क्रमिक अवधि में समृद्धि की सीमांत दर में कमी है। क्वेश्चन नंबर 8, साधारणतया किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहां ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। साधारणतः किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होती है जहां प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होती है। डाल्टन के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। यदि किसी देश में जनसंख्या अनुकूलतम से कम है तो जनाभाव, और यदि अनुकूलतम से अधिक है तो जनाधिक्य की स्थिति होगी। निम्न रेखाचित्र में OM अनुकूलतम जनसंख्या है, जिससे कम तथा अधिक जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन कम होता जाता है। स्पष्ट है कि अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति में देश में विद्यमान प्राकृतिक साधनों
उत्पादन के तरीके तथा पूंजी का इतना दोहन होगा जिससे प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाएगी। यदि जनसंख्या इस आदर्श जनसंख्या से कम हुई तो देश के सभी साधनों का आदर्श बिंदु तक उपयोग नहीं हो सकेगा। परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन घटेगा तथा यदि जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक हुई तो साधनों का आदर्श बिंदु से अधिक शोषण होगा, उत्पादन ह्रास नियम लागू होगा और प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन घटेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। ये कथन है डाल्टन का। ऑप्शन नंबर सी। आदर्श जनसंख्या ज्ञात करने के निम्न सूत्र में खाली स्थान भरिए। m=a-o/o। ऑप्शन नंबर ए, ओ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डाल्टन ने आदर्श जनसंख्या ज्ञात करने के लिए निम्नवत सूत्र प्रतिपादित किया। m=a-o/o, जहाँ m= समायोजन अभाव की मात्रा, a= वास्तविक जनसंख्या, o= अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डाल्टन के अनुसार जनसंख्या के कुसमायोजन का सूत्र है, जहाँ a वास्तविक जनसंख्या, o अनुकूलतम जनसंख्या तथा m कुसमायोजन के अंश का प्रतीक है। m=a-o/o। ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डाल्टन के जनसंख्या के कुल समायोजन का सूत्र m=a-o/o, जहाँ a= वास्तविक जनसंख्या, o अनुकूलतम जनसंख्या, m कुल समायोजन के अंश का प्रतीक है। इस सूत्र को हल करने पर यदि परिणाम m>0 आता है तो m का मान धनात्मक तो जनाधिक्य होगा, m<0 m का मान ऋणात्मक तो जनाभाव होगा, m=0 तो जनसंख्या अनुकूलतम कही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी, कम जनसंख्या एवं अधिक जनसंख्या वाले दोनों देशों में। अंग्रेज अर्थशास्त्री एडविन केनन द्वारा प्रतिपादित अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत कम जनसंख्या एवं अधिक जनसंख्या दोनों देशों पर लागू होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है, केनन के अनुसार किसी देश की वह विशिष्ट जनसंख्या जो अधिकतम प्रति व्यक्ति आय संभव कर सके अनुकूलतम जनसंख्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अल्प विकसित देशों में निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति की आय के लिए सही है। ऑप्शन नंबर बी, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है। अल्प विकसित देशों में निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC सापेक्षता रिलेटिवली अधिक होती है। यदि किसी समुदाय में औसत, क्वेश्चन देख लीजिए, आप लगा लीजिएगा इसको समझकर। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार किए। आपूर्ति की ओर से बिग पुश सिद्धांत के पक्ष में तर्क जुड़ा हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर डी। 2 और 3 सही है। वाहमताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ, अविभाज्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ। प्रबल धक्का सिद्धांत का प्रतिपादन P.N. रोजेस्टीन-रोडान ने किया, जो संतुलित विकास प्रत्यागम का मूल रूप है। इस सिद्धांत में रोडान ने मांग तथा आपूर्ति परस्पर 3 प्रकार की अविभाज्यताओं तथा वाहमित्वताओं का उल्लेख किया है। उत्पादन फलन में अविभाज्यताएं, मांग की अविभाज्यता, बचत की आपूर्ति में अविभाज्यता। रोडान के बिग पुश सिद्धांत में बाजार के छोटे आकार तथा जनसंख्या की ऊंची वृद्धि के कल्पित अस्तित्व का तर्क आपूर्ति पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर समस्या उत्पन्न नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी, प्रथम एवं तृतीय अवस्थाओं में।
जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर प्रथम एवं तृतीय अवस्थाओं में समस्या उत्पन्न नहीं करती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर के साथ उतनी ही उच्च मृत्यु दर भी होती है, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि दर कम होती है, तथा तृतीय अवस्था में जन्म दर में तेजी से कमी होकर पहले से नीची मृत्यु दर के लगभग समान होती है, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट आती है। जबकि द्वितीय अवस्था में उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर में तीव्र कमी होने के कारण इस अवस्था में जनसंख्या में तीव्र से वृद्धि होती